वैसे जो भी बताया इन्होंने मेरे बारे में वो मैंने ही लिख करके दिया था, और बाकी कवियों का भी परिचय वही दिया गया है जो उन्होंने खुद लिख करके दिया था। इन्होंने अपनी मर्जी से, किसी ने 7 विदेश यात्राएं, किसी ने 8, और चैनल्स के नाम अलग अलग बता दिए। खैर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में आकर के एक हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों के बीच में खड़ा होकर के मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपनी तालियों से आदेशित करें ताकि आज के और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि आज यहाँ पर आप सभी लोग, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा दो और इको कम कर दो क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर आप सभी जानवरों का इलाज कर सकते हैं, परंतु ये जो मंच पर कुछ अजीब प्रजाति बैठी हुई है, इनका इलाज आप लोगों के पास नहीं है। और आप सभी लोग आज यहाँ हंसने के मूड में बैठे हुए हैं, तो हंसने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि अपना दिमाग को निकाल करके साइड में रखो, क्योंकि जब आदमी तर्क ढूंढने लगता है तब हंसी गायब हो जाती है चेहरों से। और आज स्थिति परिस्थितियाँ ये बन चुकी है कि हंसने के लिए भी हमें हास्य कवियों को बुलाना पड़ता है। हमारी जिंदगी में इतने तनाव, दिक्कतें, परिस्थितियाँ हावी हो चुकी हैं, क्योंकि कभी किसी कवि ने कहा था कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों, अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो कुछ देर के लिए सारे अपने जो तमाम राजनीतिक चोले, किसी यहाँ पर कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है, यहाँ सारे अपनी अपनी घरवाली के आदमी हैं, तो इसलिए कोई यहाँ से मंच से राजनीतिक टिप्पणी हो जाए या जो कुछ हो उसको सिर्फ आनंद की दृष्टि से देखेगा। कोई किसी का यहाँ पर बचाव नहीं कर रहा है, कोई किसी का पक्ष नहीं रख रहा है, सब कुछ आनंद के लिए, आप लोगों के आनंद के लिए यहाँ से पढ़ा जाएगा। ये जो मंच पर एक से एक बढ़कर कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बताऊंगा कि इस सारी मेहनत का श्रेय जाता है जिस एक आदमी को, वो हमारे अशोक अरोड़ा जी। एक बार मैं चाहूंगा कि अरोड़ा जी के लिए आप तालियां बजा दीजिए। पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं लगातार, एक एक कवि को इन्होंने संपर्क किया और एक एक कवि को ठोक बजाकर, जांच परख करके जब इनकी पूरी तसल्ली होगी तब आप लोगों के सामने पेश किया। और अतिरिक्त तालियां मैं इसलिए भी चाहूंगा इनके लिए कि यहाँ पर मंच पर जितने भी कवि बैठे हुए हैं, जितनी कीमत में एक आधा कवि भी नहीं मिलता, उतनी कीमत में उन्होंने पूरा कवि सम्मेलन किया। ये इनकी तारीफ के बात है। और बाकी और भी कुछ इन्होंने अपने बारे में लिख करके दिया है, जो कि बीच बीच में मुझे इनके बारे में बताना है। जैसे हमने अपने बारे में लिख करके दिया था, तो इन्होंने भी लिख करके दिया है। बीच बीच में मैं इनकी बढ़ाइयाँ भी करता रहूँगा। डायरेक्टर साहब, जब मैं आपको सूचित करता रहूँगा जब मैं इनकी बढ़ाई कर रहा हूँगा, तो आप कृपया नोट कर लीजिएगा। और जब इनका प्रमोशन या तरक्की, जैसा कि अरोड़ा जी ने यहाँ पर 6 कवियों को आमंत्रित किया है। इन्होंने मुझसे बात हो रही थी जब कवि सम्मेलन के बारे में भूमिका बन रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमने 6 कवियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और अश्व अनुसंधान केंद्र है ऐसे ऐसे हिसार में, वहाँ पर आप लोगों को आना है। तो मैंने कहा आप घोड़ों के बीच में घोड़ों को ही बुला दो। अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हो, 6 घोड़ों के साथ एक घोड़ी भी आ जाती तो थोड़ा सा अच्छा। कि आप और किसी का नहीं तो कम से कम मंच संचालक का थोड़ा सा ख्याल रख लेते, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर मंच संचालक और कवित्री के बीच में नोक-झोंक होती रहती है और दर्शक लोग उसका आनंद उठाते हैं। तो मैं कि संचालक क्या करेगा? बोले भाई साहब आप भी कमाल कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने 377 हटा दिए, किसी भी कवि को पकड़ लेना, उसके साथ एक अलग से अलग आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ही मंच के एक साइड में बैठे हुए हमारे लगभग 20-22 किलो के कवि हैं। बिल्कुल ही आप उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, शायद कईयों को दूर से शायद नजर भी नहीं आ रहे हो। एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। सारे खड़े हो गए और जिनको अभी भी नजर नहीं आ रहे, पीछे स्क्रीन पर इनकी फोटो भी लगा दी गई है, वो देख सकते हैं। बहुत ही हष्ट पुष्ट कवि हैं
और जितने हष्ट-पुष्ट हैं उससे कहीं अधिक हष्ट-पुष्ट इनकी कविताएं हैं। इनकी आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये माइक पे रहेंगे कि आपके चेहरे से हंसी या मुस्कान गायब हो जाए। ये वो कवि है, मैं बताता हूँ, बहुत ही इनका इतना नाम है, वाह वाह क्या बात है। और पता नहीं कितने अनेक प्रतिष्ठित टेलीविजन के कार्यक्रमों में ये अपना काव्य पाठ, अपना जलवा, अपना लोहा मनवा चुके हैं। और इनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी कि एक बार डाबर कंपनी वाले इनके घर पहुंच गए, बोले जी हम आपको अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। बोले मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि मैं आपके किसी प्रोडक्ट के काम आ सकूं। बोले जी हमारा एक प्रोडक्ट है च्यवनप्राश, हम चाहते हैं कि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। तो उन्होंने कहा कम से कम आप मेरा हुलिया देख लो, आपको क्या लगता है कहीं से मैं कोई किसी बॉडी बिल्डर को पकड़ो, सलमान खान को पकड़ो जिसके 6 एब्स हैं, कम से कम वो अच्छा लगेगा। बोले नहीं हम ऐसा करना चाहते हैं, आपकी फोटो लगाएंगे हम अपने च्यवनप्राश के डब्बे पर और उसके नीचे लिखेंगे अगर नहीं खाओगे तो ऐसे होगा। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे बिल्कुल मत जाना। एक आदमी धोखा खा चुका था, मैं सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची। हम जा रहे थे एक बार जयपुर भाई साहब कवि सम्मेलन में, तो रास्ते में इनको भूख लगी, एक नया ढाबा खुला था, उसने भी क्या गलती कर दी, अपने प्रचार के लिए, अपने ढाबे को प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था कि 100 रोटी खाने वाले को 1000 रुपए नकद इनाम। तो मास्टर जी उतर के बोले भाई यही रोक ले। इन्होंने बोर्ड देखा, गए वहां पर मैनेजर के पास, बोले भाई ये जो बोर्ड लगा रखा है ये मजाक में लिख रखी है, ये सच्ची बात है? बोले जी बिल्कुल सच्ची बात है। बोले फिर बुला ले भाई, कौन गिनेगा और मैं खाना शुरू करूंगा। उन्होंने देखा इनको ऊपर से नीचे तक, बोला भाई तू 2.5 रोटी खा जाए वही बहुत है। बोला तू छोड़, तू गिनना शुरू कर। अब जी उसने लड़के ने गिनना शुरू किया और इन्होंने खाना शुरू किया। नॉन स्टॉप इनकी गाड़ी चल रही, धका-धक पहुंच गई 70 पार। तो वो बोला भाई साहब बीच में पानी तो पी लो। बोल रहा अभी बीच तो आने दे, अभी तो बीच आया ही कहाँ है। अब उसको लगा भाई ये चून का भी नाश करेगा और 1000 रुपए भी ले जाएगा। उन्होंने अपने लड़के को इशारा कर दिया बेईमानी करने के लिए। वो जो ब्लैक बोर्ड पर काउंटिंग लिख रहा था उसने मिटा करके गिनती कम करनी शुरू कर दी। इनका ध्यान गया, बोला भाई 88 होगी थी, तेने तो 78 ही लिख रखी है। बोला नहीं भाई साहब 78 ही हुई है, 88 नहीं हुई, आपको गलत फहमी हुई है। बोला रह मेरा छोड़। इसने उठाया डस्टर और मिटा के बोला शुरू से कर दिया। उनने पकड़ाया 1000 रुपए, बोला जा मेरे गुरुदेव तू कहाँ हमारे यहाँ फंस गया। तो एक बार जोरदार तालियां मास्टर महेंद्र जी के लिए। कैसा विशेष कवि आप देख रहे होंगे, उसकी विशेषता ये है कि मंच पर जितने भी कवि हैं ये सारे शादीशुदा पीड़ित कवि अपने मन की भड़ास निकालते हैं, क्योंकि घर में घरवाली बोलने नहीं देती। एक इकलौता कुंवारा कवि यहाँ पर मंच पर विराजमान है, भाई दीपक सैनी। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैंने एक बार दीपक से पूछ लिया मैं भाई क्या दिक्कत है, शादी कर नहीं रहा या हो नहीं रही? बोला भाई साहब हो नहीं रही। मैं दिक्कत कहाँ आ रही? बोला दिक्कत ये आ रही लड़की अच्छी मिल नहीं रही। इनके माँ बाप से अंकल जी आंटी जी बहुत अच्छे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं क्या बात होगी? बोले जी ये अक्सर अपनी अलग धुन में ही रहता है, मंचों पर तो बहुत अच्छी यहाँ पर टिप्पणियां करता है, लोगों को हंसाता है, पर लड़की के सामने आते बिल्कुल ही घबरा जाता है, बहुत शर्मीला हो जाता है। बोले एक लड़की बहुत हर बार लड़की वाले आते हैं देखने, अजीब हरकत कर देता है, वो चले जाते हैं, इसलिए इसकी शादी हो नहीं पा रही है। दरअसल मैं क्या जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने बताया, बोले जी अभी पिछले महीने की बात है कि रिश्ते वाले आए थे इसको देखने के लिए, तो हमने कहा जी लड़का लड़की थोड़ी देर अकेले में बात कर लें, आपस में एक दूसरे को समझ लें। अब जी दोनों जगह चुपचाप आधे घंटे तक शाम कोई ना वो लड़की बोले ना ये बोले। आखिर में इन्होंने ही फिर हिम्मत करके उनसे पूछा, बोले बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? बोले जी अभी तक तो हम 3 थे, आप आ जाओगे तो 4 हो जाएंगे। जब तक आगे श्रोताओं की तालियां सुनने को ना मिले, कानों में ना मिले, वो मन से कोई अच्छी कविता सुनने को बहुत कम मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो सामने श्रोता तालियां बजा रहे हैं उससे जो मंच पर खड़ा कवि है उसकी कविता श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी तालियों से उसको थोड़ी सी जो ऊर्जा मिलती है उससे वो अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। और बात अगर अब भी समझ में ना आई हो तो क्योंकि हिसार के विशेष श्रोता यहाँ पर मेरे बैठे हैं जो कि सारे साइंटिस्ट हैं, जो कि सिर्फ उदाहरण और उसमें रिसर्च में ही यकीन करते हैं, मुंह जबानी जमा खर्च को बिल्कुल नहीं मानते। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, नेता को वोटर की, मरीज को डॉक्टर की,
समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, सर्दी में रिजाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों को लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जयकाली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना करे। और अभी जैसे ही मैंने जीजा साली का जिक्र किया तो मैं देख रहा था कि कई चेहरों पर अचानक से कुछ अतिरिक्त रौनक, अतिरिक्त ऊर्जा आ गई थी। और बहुत ही अजीब सी बात है, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि साली का नाम आते ही अच्छे अच्छे मुरझाए चेहरों में ताजगी आ जाती है, और घरवाली का नाम आते ही खिले हुए चेहरे अचानक मुरझा जाते हैं। परंतु जो यहाँ पर नौजवान दोस्त बैठे हैं, दीपक सैनी जैसे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि घरवाली जब ना मिल रही हो तो साड़ी की तो इच्छा ही मत करना, क्योंकि आजकल लिंग अनुपात इतना गड़बड़ा गया भाई साहब, एक एक दो दो बच्चे लोग पैदा करते, साड़ियां आएंगी कहां से। वो कभी लिखा था कि मैंने फैशन के इस युग में यारों कब गारंटी होती है, कि फैशन के इस युग में यारों कब गारंटी होती है, जिसकी बाहों में ताकत है दुनिया उसकी होती है। और घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हो, साली सलाह जिनको मिलती किस्मत जिनकी होती है, साली सलाह जिनको मिलती किस्मत जिनकी होती है। कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। ये मैं यहाँ पर शपथ पूर्वक पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी वैज्ञानिकों के सामने ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से। ये चाहे भले ही अगली पंक्ति में जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, ये भी कोई अपवाद नहीं है, ये यहीं पर ही ऑफिस में ही भले ही कितना आपके सामने रोब झाड़ते हो, घर में इनकी आदत भी वही है जो आपकी आदत है, कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूं, रसोई खुद बनाता हूं, बिना पूछे ही बीवी से। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब, अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। ये नहीं महेंद्र मास्टर जी की तरह थाली में जो टुकड़े डाल दिए खा करके आ गए, कि रसोई खुद बनाता हूं। महेंद्र मास्टर जी बोले भाई साहब मेरे को रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें झाड़ू चौक के बर्तन से फुर्सत नहीं मिलती। और ये अनुभव की बात है भाई साहब, अगर आप जाते रहोगे रसोई में तो कहीं ना कहीं वो अनुभव काम आता है, क्योंकि जिंदगी में जो भी आप शिक्षा लो, कहीं से भी लो, जो भी आपको सीखने को मिले, कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में काम आता है, ऐसा मेरा मानना है। और सच्ची इसकी घटना का आपको प्रमाण दे देता हूँ। एक बार महेंद्र मास्टर जी की घरवाली चली गई मायके, अब जी पीछे से आ गए इनके ऊपर संकट। अब ये गए रसोई में, गैस पर कुकर चढ़ाया, और आजकल जैसा कि जमाना, छोटी छोटी घटना का भी तुरंत लाइव अपडेट हो जाता है। इन्होंने ली तुरंत कुकर के साथ सेल्फी और फेसबुक पे पोस्ट डाला कि चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। तुरंत दीपक सैनी का जवाब आया, बोला भाई पहले से ही एक सीटी लग रही है तो और कितनी लगाएगा। पीछे पीछे हमारे मुदगिल जी का इस पे जवाब आया, कमेंट आया तुरंत उस पर, बोले ऐसा कर, अगर आधा घंटा चाय की पत्ती भिगो के रख दे तो शायद एक दो सीटी में ही काम चल जाएगा। और फिर जो हमारे दद्दू बैठे हैं यूसुफ भारद्वाज जी, इन्होंने जो कमेंट लिखा सुनकर के यहाँ पर ठाके गूंज उठेंगे। इन्होंने लिखा बेवकूफ, बालकनी में जा और पड़ोसन को सीटी मार, चाय अपने आप ही आ जाएगी। सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, और रसोई खुद बनाता हूं, बिना पूछे ही बीवी से। मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। एक बार मेरे स्वाभिमान के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी। चार आपको उपाय बता के जा रहा हूं कि जिंदगी में कभी दुख तकलीफ तनाव आपकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर इन उपायों को आप ठीक से समझ करके अपनी जिंदगी में उतार पाओ। तीन रंगों का यहाँ पर मैंने प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया है। किन के लिए किया है? सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है।
कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए। और भोस के आगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ सभी घोड़े के वैज्ञानिक बैठे तो अच्छी तरह समझते होंगे इस बात को कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए। और भोस के आगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। और कितना भी कितना भी कितना भी कितना भी कि कितना भी प्यार मिले मान व सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए। और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। भाई साहब, लुगाई की बड़ाई करना भी एक आर्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसको ये आर्ट आ गई समझ लो वो उसने अपनी जिंदगी सफल बना दी। भाई साहब को पता है, इन्होंने तुरंत मेरी बात का समर्थन किया। और इतना मुश्किल है भाई साहब, चाहे अपनी लुगाई हो चाहे दूसरे की लुगाई हो, लुगाई करना सबसे मुश्किल काम है। ये श्रृंगार रस के कभी कर सकते, दुर्भाग्य से आज यहाँ पर आप लोगों ने नहीं बुलाए हैं, आपकी किस्मत, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु फिर भी मैं उस कमी को थोड़ा सा भरने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं सफल हो जाऊं तो आप सभी का आशीर्वाद मिले। वो मैं बता रहा था कि बड़ाई करना कितना मुश्किल काम है। एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ कि एक महिला सज धज करके ब्यूटी पार्लर में अपने घरवाले के 8-10 हज़ार रुपए ठंडे करके तैयार होकर के किसी पार्टी में जाती है और वहां पर उनको मिल जाता है एक सजीला सा नौजवान दीपक सैनी जैसा। भाई साहब की नजरें ही नहीं हटती, एक टक लगातार पूरा आंखों ही आंखों में एक्सरे करने वाली निगाहों से उसको देखता है। अब उस महिला की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? साला कुत्ते की तरह लार टपका। और वहीं हमारे महेंद्र मास्टर जी जैसे कोई अधपके इंसान जो अपनी घरवाली को नहीं देखते बुरी नजर से, दूसरे की क्या देखेंगे, वो बिल्कुल इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो सड़क कुत्ते ने देखा भी नहीं एक बार। बताओ बेचारा कुत्ता क्या करे, देखे तो मरे, ना देखे तो मरे, कुत्ते की जान को संकट है। ऐसा ही संकट एक बार मेरी जान को भी हो गया। दीपक भाई, एक बार मेरी घरवाली ने मुझे चैलेंज कर दिया, बोले तू बनता अपने आप में बहुत बड़ा कवि, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज घोड़ों के उसमें जा रहा हूँ, आज गधों के उसमें जा रहा हूँ, परंतु मैं नहीं मानती तुझे कोई कवि। मैं क्यों नहीं मानती? बोले आज तक तूने मेरी प्रशंसा में 2 पंक्तियां नहीं लिखी। मैं कि यह है श्रृंगार रस के कवियों का काम। मैं हास्य रस का कवि हूँ, थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश कर लेता हूँ, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने कभी कहा था कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ, और यही एक रब ने हुनर यश को बख्शा, जहां भी जाऊं हंसी बांटता हूँ। वो बोली ये फालतू की बकबक मन से अच्छी लगती है, तू मतलब की बात कर। मेरी प्रशंसा में अगर सुबह तक तूने 2 पंक्ति नहीं लिखी तो कल से तेरा कवि सम्मेलन जाना बैन। मैं कि अभी आ गई कैरियर पे बात। मैंने कोशिश करी, पूरी रात जागता रहा, कई दोस्तों को फोन किया जो श्रृंगार रस के कवि थे, एक हमारे बहुत अच्छे कवि हैं दिल्ली में, उनको मैंने फोन किया, मैं भाई कुछ लिखवा दे। बोला भाई घरवाली तेरी है, मैं कैसे लिखवा दूं उसमें, मैंने देखा नहीं आज तक, कभी तो उसकी फोटो तक तो डालता नहीं फेसबुक पर, मैं कैसे बताऊं उसकी क्या लिखना है क्या नहीं। खैर अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करके मैंने सुबह 4 बजे उसको उठा करके सुनाया। क्या सुनाया आप लोगों के बीच में रखा कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कि हिरणी सी, और किसी की पत्नी से अगर मैच कर जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं। ये मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखा कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। देखो कितने लोगों को अच्छी लगी, उन्होंने तालियां बजाई। वैसे उन्होंने ही बजाई जिनकी पत्नी से मैच कर ली, परंतु जिसके लिए लिखी थी उसको मजे नहीं आया। उसने क्या जवाब दिया वो भी सुन लो कि मैंने क्या कहा कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है, कि सुन ऐसी उपमाएं वो नजरा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो ना भाती है, और गधे सा तू रेखता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती है।
मैं भाई साहब एक बार इनके घर चला गया तो इनका बेटा वहां पर मुझे मिल गया बाहर गली में ही। मैंने पूछा बेटा पापा हैं घर पे? बोले कौन से पापा? बोले तेरे कितने पापा? बोले जी मेरे तो 5 पापा हैं। मैं हंसने लगा। बोला अंकल हंसो मत, आपके 6 पापा हैं। मैं कि ऐसा कैसे, सिद्ध करके बताओ। बोला गिनना शुरू करो। मैं कि बता। बोला एक तो जिनको आप पापा कहते हो वो तो हैं आपके पापा। हाँ बिल्कुल। और बोला एक से हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, वो क्या? कि वो भी पापा हो गए 2। मैं कि तीसरे? बोले तीसरे वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो पूरे राष्ट्र के पिता हैं, तो आपके क्या हुए? कि वो मेरे भी पापा हो गए। मैं कि और? बोला गाय हमारी माता है और बैल, कि वो भी पापा हो गए। मैं कि 4 ही हुए। बोला कभी कभी अंकल सच सच बताना, मजबूरी में गधे को भी आपने। मैं कि चल मान लिया ये भी। 6ठा? बोला 6ठा आप अपने ससुर जी को क्या बोलते हो? मैं उनको भी पापा बोलता हूँ। बोला हो गए ना 6। वो कह के भागने लगा। मैं कि अबे रुक, तूने मेरे 6 बताए, अपने 5 कैसे? बोले मेरी क्या शादी हो गई है? क्योंकि हरियाणा में जो दिखता है वो भाई साहब होता नहीं है। आदमी बहुत सीधा दिखता है, पर अगर उसके अंदर आप जाओगे उतरोगे तो पता चलेगा बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। वो मेरे को याद है एक बार हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हुआ था, तो उसमें एक नाटक का वहां पर नाटक हुआ और उस नाटक में एक लड़की ने बुआ का रोल किया। अब भाई साहब उस नाटक के बाद उस लड़की का जीना आराम हो गया। कॉलेज में सारे लड़के उसको बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। लड़की परेशान हो गई और वो परेशान होकर के गई प्रिंसिपल के पास। जैसे प्रिंसिपल के केबिन में पहुंची, प्रिंसिपल भी उसी नशे में, आइए बुआ जी। बोले यहाँ तो सारा पूरा ही मामला खराब है। प्रिंसिपल साहब थोड़े संभले, बोले हाँ बेटी बताओ क्या बात? बोली बात क्या बताऊं सर, मेरा तो यहाँ पे जीना आराम हो गया, सारे लड़के मुझे बुआ जी कह के चिल्लाते हैं, मैं तो कॉलेज छोड़ूंगी। लड़की इंटेलिजेंट थी, प्रिंसिपल ने सोचा अगर ये चली जाएगी तो हमारे कॉलेज में कितना अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कौन जाने देता है। उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जा करके समझाऊंगा। उन्होंने अपने पीए को बुलाया, बोला सारे लड़कों को असेंबली हॉल में इकट्ठा करो। सारे लड़के वहां पर पहुंच गए जी। प्रिंसिपल साहब आए, वहां पर आकर बोले भाई साहब जैसे आप लोग बैठे हुए सब लोग यहाँ पर थे, बोले जो भी लड़का इसको बुआ कहता है वो सारे एक बार खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे के सारे लड़के खड़े हो गए। भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी है, संस्कार अभी जिंदा है। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, अब जरा आप इन सबको बताओ कि आप इनको बुआ क्यों नहीं कहते? बोला जी मैं इन सबका फूफा हूं।